गौरी की एक दर्द भरी चीख निकल गई और आंखों में आंसू बहने लगे। शिवांश ने उसके माथे पर अपने होठ रखे और उसे चूमने लगा और वो तब तक उसके माथे को चूमता रहा जब तक गौरी थोड़ी शांत नहीं हो गई। जैसे ही गौरी थोड़ा शांत हुई, शिवांश उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा। गौरी की दर्द भरी सिसकियां निकलने लगी, पर वक्त के साथ वो दर्द भरी सिसकियां सुकून में बदल गई। शिवांश बस उसे प्यार किए जा रहा था। वो बहुत ही जेंटल था। गौरी के साथ उसने कोई बेदर्दी नहीं दिखाई, बस उसे गहराइयों से अपने प्यार का एहसास करवाता रहा। बाहर बारिश अपने जोरों पर थी और अंदर यह दोनों अपने प्यार की बारिश में भीग रहे थे। धीरे धीरे आग की बुझ गई, पर इन दोनों के दिलों में लगी अभी तक नहीं बुझी थी। दोनों पसीने से भीगे हुए एक दूसरे को प्यार किए जा रहे थे। गौरी की सिसकियों के साथ उसके पायलों की आवाज भी तेज हो रही थी। लगभग 3 घंटे बाद गौरी शिवांश को कंधे से धक्का देते हुए उसे खुद से दूर करने लगी और अपनी धीमी सी आवाज में बोली, बस अब और नहीं, हमसे नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखा। रोने से लाल हुई आंखें, थका हुआ चेहरा देख वो उसके ऊपर से हट गया और उसके पास ही जमीन पर लेट गया। उसने गौरी की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शिवांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर गौरी की धीमी और गहरी सांसें महसूस हुई। उसने झुककर देखा तो गौरी उसकी मिस्री उसके सीने से लगे सो चुकी थी। शिवांश ने उसे धीरे से जमीन पर लिटाया और खुद उठकर अपनी पैंट पहन ली। उसने आग की तरफ देखा जो अब बुझ चुकी थी। शिवांश उसे फिर से जलाने की कोशिश करने लगा, पर आग जल ही नहीं रही थी। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, पर ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस वजह से वहां बहुत ठंड पड़ चुकी थी। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा जो खुद में सिमट कर सोई हुई थी। शिवांश जल्दी से उसके पास गया और उसे देखने लगा। उसे अब ठंड लग रही थी। शिवांश ने उसे अपना शर्ट पहना दिया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और अपने सीने से चिपका लिया। वो उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। गौरी भी उसके सीने से चिपककर आराम से सो गई, पर शिवांश की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार गौरी की पीठ सहलाए जा रहा था। देखते ही देखते सुबह हो गई, पर शिवांश 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। लगभग 6 बजे के करीब गौरी की आंखें खुली। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रात भर उसके शरीर से जकड़ कर रखा हो। वो उठकर बैठ गई, पर उसे अपने लोअर पार्ट में बहुत दर्द महसूस हुआ। एकाएक रात की बात याद आते ही उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई और चेहरा लाल हो गया। वो नजरें इधर उधर घुमाते हुए अपने पति को ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। गौरी की आंखों में बेचैनी आ गई। वो उठकर खड़ी हो गई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो अभी तक शिवांश के शर्ट में ही है। उसने अपने कपड़े की तरफ देखा जो अब सूख चुके थे। धीरे से चलते हुए वो अपने कपड़े तक गई और उन्हें पहन लिया। उसी समय शिवांश अंदर आया जो शर्टलेस था। उसने गौरी को देखा तो जल्दी से चलते हुए उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए बोला, आप क्यों उठी? खुद से मुझे बुला लेती। उसकी बात सुनकर गौरी ने उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से नजरें झुका ली। उसे शिवांश से बहुत शर्मा रही थी। कल रात के बाद से दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था। शिवांश ने उसे शर्माते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, इतना मत शर्माइए, वरना हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर से आपको प्यार करने लगेंगे। पर अभी हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है और घर पहुँचना है। यह बोल उसने गौरी का माथा चूमा और उससे दूर होकर अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। गौरी को हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश की तरफ देखने की। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आ गए। यहाँ उसके गार्ड्स पहले ही खड़े थे। बारिश बंद होने के बाद फोन में नेटवर्क आ चुका था, इसलिए शिवांश ने उन्हें अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी। शिवांश ने गौरी को गाड़ी में बिठाया और खुद दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी।
लगभग आधे घंटे बाद दोनों फार्म हाउस पहुंच गए। दोनों फ्रेश हुए और नाश्ता किया। शिवांश ने गौरी को आज कॉलेज जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे पता था रात की वजह से गौरी दर्द में थी और थकी हुई भी थी, इसलिए उसे अभी आराम की जरूरत थी। शिवांश ने उसे मेडिसिन दी थी और आराम करने का बोल ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसकी जरूरी मीटिंग थी। वहीं गौरी भी दवाई खाकर सो गई। आज का पूरा दिन गौरी ने रेस्ट करने में गुजार दिया। शाम के समय वो उठी। अब उसे भूख लग रही थी क्योंकि उसने लंच भी नहीं किया था, इसलिए वो जल्दी से उठी और बाथरूम में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से तैयार हुई और नीचे चली गई। जैसे ही गौरी नीचे आई, उसने देखा उसके सास और ससुर नीचे लिविंग हॉल में बैठे थे। गौरी ने जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और उसके पास चली गई। उसने अपने सास और ससुर के पांव छुए और बोली, प्रणाम माँ शाह, प्रणाम बाबा शाह। अंजना जी और प्रदीप जी ने उसे आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहिए और हमारे घर परिवार को भी खुशहाल रखिए। जीती रहिए बेटा। गौरी वहीं उनके पास ही खड़ी हो गई। अंजना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, आप खड़ी क्यों हैं? यहाँ बैठिए हमारे पास। गौरी उनके पास बैठ गई। अंजना जी उसे देखते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है? बिमला ने हमें बताया आप बहुत टाइम से सो रही थी। उनकी बात सुनकर गौरी हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी हम ठीक हैं, बस थोड़ा सिर दर्द था इसलिए सो गए थे। अंजना जी गौरी से उसके चेहरे को देख रही थी और उसके चेहरे का नूर अलग ही था, जिसे देख अंजना जी मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखा कीजिए। वैसे आज हमारा दिल किया हम अपनी प्यारी सी बिंदनी से मिलने का, इसलिए हम आ गए। उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। बिमला ताई ने उन्हें चाय लाकर दी तो सब चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद अंजना जी ने गौरी की तरफ देख और बोली, बेटा हमें आपसे और कुंवर शाह से कुछ बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। उनकी बात सुनकर गौरी उनकी तरफ देखने लगी। तभी अंजना जी फिर बोली, पहले कुंवर शाह को आने देते हैं, फिर आप दोनों से बात करते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और अंजना जी को देखते हुए बोली, माँ साहब तब तक हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं, आप और बाबा साहब डिनर करके जाना। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गौरी उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। लगभग आधे घंटे में उसने बहुत सी चीजें बना ली। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी, मतलब कि हुकुम शाह आ चुके थे। गाड़ी की आवाज सुनकर गौरी की धड़कनें बढ़ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाए। कल रात जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था, मतलब जो पति पत्नी का रिश्ता उनके बीच बना, उसे याद कर गौरी को बहुत शर्म आ रही थी। इसलिए वो किचन में ही खड़ी रही और धीरे धीरे काम करती रही। वहीं हमारे कुंवर शाह अपनी बीवी को देखने के लिए बेताब हो रहे थे, इसलिए वो गाड़ी से उतर जल्दी से अंदर की तरफ भागे। पर लिविंग रूम में अपने माता पिता को देख उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू किया और चलते हुए उनके पास चले गए। शिवांश ने अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और वहीं उनके पास एक सिंगल सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। अंजना जी और प्रदीप जी उससे बातें करने लगे। शिवांश ने अपने बाबा साहब को देखा और बोला, बाबा साहब आप दोनों आज यहाँ कुछ काम था क्या? प्रदीप जी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोले, क्यों, कुछ काम होगा तभी हम अपने बेटे और बहू से मिलने आएंगे क्या? हमने ऐसा तो नहीं कहा बाबा साहब, यह आपका ही घर है, आप जब चाहें आ सकते हैं। तभी अंजना जी शिवांश को देखकर बोली, कुंवर शाह दरअसल हमें और आपके बाबा साहब को आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए थे। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें देखने लगा। तभी बिमला ताई उसके लिए पानी ले आई। शिवांश ने उनकी तरफ देखा और पानी का गिलास ले आया, पर उसका बेचैन दिल अपनी बीवी को देखना चाहता था। सुबह के बाद से उसने अपनी मिस्री को नहीं देखा था और ना ही उससे कोई बात हो पाई थी, क्योंकि ऑफिस में उसकी बैक टू बैक काफी मीटिंग थी।
जिस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिल पाया था गौरी से बात करने का। पर अब तो बेचैन हो रहा था उसे देखने के लिए, पर सबके सामने बिना भाव के बैठा हुआ था। शिवांश ने अपनी मासा की तरफ देखा, वो कुछ कहने को हुआ, तभी उसके कानों में पायल की मधुर आवाज पड़ी। वो वहीं चुप कर गया और उस आवाज को अपने जहन में उतारने लगा। गौरी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई और अपनी प्यारी और मीठी सी आवाज में बोली, मासा, बाबा सा खाना लग गया है। अंजना जी और प्रदीप जी ने हमें गर्दन हिला दी। वहीं अपनी मिश्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश का मन सुकून से भर गया। वो चोर नजरों से उसकी तरफ देखने लगा, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, बस नजरें झुकाए खड़ी थी। यह देख शिवांश बेचैन हो गया। वो अपनी बेचैन नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। तभी शिवांश की तरफ देख प्रदीप जी बोले, कुंवर, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम सब साथ में डिनर करते हैं। फिर हमें आप दोनों से बात करनी है। शिवांश ने हमें गर्दन हिलाई और उठकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। प्रदीप जी और रंजना जी भी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। वहीं उसके जाने के बाद गौरी ने सीढ़ियों की तरफ देखा। यहाँ से उसके पति अभी गए थे। फिर वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। कुछ देर में शिवांश भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। गौरी ने अंजना जी और प्रदीप जी को डिनर सर्व किया। फिर उसने शिवांश को भी डिनर सर्व किया, पर अभी भी वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। यही बात शिवांश को परेशान कर रही थी। सबको डिनर सर्व करने को बाद गौरी वहीं पास में ही खड़ी हो गई। शिवांश ने उसे खड़े देखा तो अपनी दमदार आवाज में आदर से बोला, आप भी बैठिए और डिनर कीजिए। अगर कुछ चाहिए होगा तो सर्वेंट्स हैं यहाँ पर। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अंजना जी भी बोली, हाँ बिंदनी, आप भी बैठो और डिनर करो। गौरी भी चुपचाप शिवांश के पास वाली चेयर पर बैठ गई और अपना डिनर करने लगी। डिनर के बाद शिवांश अंजना जी और प्रदीप जी के साथ हॉल में बैठ गया। गौरी ने सर्वेंट की मदद से बर्तन वगैरह किचन में रख दिए और फिर सबके पास आकर खड़ी हो गई। शिवांश वैसे तो बैठा अपने फोन में देख रहा था, पर उसका पूरा ध्यान अपनी बीवी की तरफ ही था, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी प्रदीप जी ने एक नजर गौरी को देखा और फिर शिवांश की तरफ देखकर बोले, कुंवर, 3 दिन बाद मासा का जन्मदिन है और महल में उनके जन्मदिन की वजह से प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और आप तो जानते हैं कि अभी आपकी बहू शादी की बात हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि कल बहू को उनके मायके भेज देते हैं। उनके पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। 2 दिन वो अपने घर रह लेंगे। फिर यह प्रोग्राम के बाद आप उन्हें ले आइएगा। अपने बाबा साहब की बात सुनकर शिवांश की मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उदासी आ गई थी, पर वो फिर भी ऐसे ही नजरें झुकाए खड़ी थी। शिवांश को गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर फंक्शन है और घर की बहू ही उसमें शामिल नहीं हो पाएगी, जबकि यह उसका हक है। वो एकटक गौरी की तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर खामोशी थी और आंखों में उदासी। आखिर कौन सी लड़की होगी जो अपनी शादी की बात को ऐसे छुपा कर रखना चाहेगी। शादीशुदा होते हुए भी वो किसी को यह न बता पाए कि उसका पति कौन है। यही सोच गौरी की आंखें नम हो गई, पर उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद के जज्बातों को कंट्रोल करने लगी। पर शिवांश उसके एक एक हाव भाव को देख रहा था। उसे भी बुरा लग रहा था, पर वो भी मजबूर था। अगर उसके दुश्मनों को गौरी के बारे में पता चलता तो वो लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते, पर शिवांश ऐसा नहीं चाहता था। गौरी को कुछ हो, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। शिवांश अपने पिता को मना करना चाहता था, पर कुछ सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिला दी और उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। प्रदीप जी ने भी एक नजर गौरी की तरफ देखा और फिर अंजना जी को कुछ इशारा कर शिवांश के पीछे स्टडी रूम में चले गए।
उसके जाने के बाद अंजना जी ने गौरी की तरफ देखा, जो उदास से चेहरा झुकाए खड़ी थी। वो भी उसकी हालत समझ रही थी। उन्हें उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरकर बोली, अंजना जी, हम जानते हैं आपको यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या किसी भी औरत को यह अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपनी शादी को ऐसे छुपाकर। बेटा, अभी सही समय नहीं आया। कुंवर शाह राजगद्दी के इकलौते वारिस हैं, इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन हैं और अब आप भी होने वाली हुकुम रानी शाह हैं। अगर उसके दुश्मनों को आपके बारे में पता चल गया तो वो लोग कुंवर के साथ साथ आपकी जान के पीछे भी पड़ जाएंगे और हो सकता है वो कुंवर को कमजोर करने के लिए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए कुंवर शाह अभी नहीं चाहते कि आपके बारे में किसी को भी पता चले। वहीं यह बात जानकर कि उसके पति की जान को खतरा है, बहुत से दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हैं, गौरी घबरा गई और अपनी सासू माँ की तरफ देखकर बोली, नहीं माँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा सुहागन, हमारा सिंदूर हमेशा सलामत रहना चाहिए। उसके लिए हमें सारी जिंदगी भी अपनी शादी की बात को छुपा कर रखना पड़ा। हम रख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर यह सही सलामत रहने चाहिए। वही अपनी मासूम सी बिदनी को इतना घबराते देख अंजना जी ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा कुंवर शाह को, और अब तो उनकी जिंदगी में आप भी हैं तो वो खुद को सलामत रखेंगे। फिर दोनों सास बहू बैठकर बातें करने लगी। प्रदीप जी जब स्टडी रूम में आए तो स्टडी रूम का हाल देख उन्होंने गहरी सांस ली। दरअसल शिवांश ने गुस्से में वहां रखी टेबल का सारा सामान नीचे फेंक दिया था। प्रदीप जी चलकर शिवांश के पास जाकर खड़े हो गए, जो खिड़की के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था, हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। प्रदीप जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, खुद को शांत कीजिए कुंवर शाह, हम जानते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अभी आपकी शादी की बात को छुपा कर रखना ही होगा, वरना आप जानते हैं ना कि क्या होगा। आपके साथ साथ बहू की भी जान को भी खतरा होगा। वो बहुत मासूम है, वो इन चीजों को इतनी जल्द ना तो समझ पाएगी ना ही सह पाएगी, इसलिए हमें आपकी शादी की बात फिलहाल के लिए छुपा कर ही रखनी होगी शिवांश। पर हम इस काबिल हैं कि हम अपनी बीवी की रक्षा कर सके, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो शिवांश सूर्यवंशी की बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, पर होने वाली हुकुम शाह रानी शाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। हम जानते हैं आप उनकी रक्षा करने में सक्षम हैं, पर बेटा आप उनकी तरफ से भी तो सोचिए, क्या वो तैयार हैं इन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। देखिए कुंवर, आप होने वाले हुकुम शाह के साथ साथ दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन भी हैं, तो आपके दुश्मन वहाँ भी कम नहीं है जो आपको नीचे गिराने के लिए आपकी कमजोरी की तलाश में हैं और यहाँ तक समझ पाए हैं गौरी बहू कहीं न कहीं आपकी कमजोरी बन चुकी है। पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो उन्हें इतना मजबूत बनाइए कि वो आने वाले खतरों से घबराए ना, और हो सके तो आप भी उन्हें अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं, आपकी मर्जी। उनकी बात सुनकर शिवांश बाहर की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा कि हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उनकी सुनकर प्रदीप जी असमझ से उसकी तरफ देखे तो शिवांश आगे बोला, दुनिया को सिर्फ पता चलेगा कि शिवांश सूर्यवंशी की बीवी है, उससे शादी हो चुकी है, राजस्थान की होने वाली हुकुम शाह मिल चुकी है, पर दुनिया कभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि उनका चेहरा देखने का सिर्फ हमें है और हम किसी को भी अपनी बीवी को देखने की इजाजत नहीं देंगे। और सही कहा आपने बाबा साहब कि वो हमारी कमजोरी बन चुकी हैं, पर बात भी सच है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी वही है। अगर हम उन्हें खोने से डरते हैं तो हम उनके लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए भी तैयार हैं, यह तय है। उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। यह सब बोलते हुए शिवांश के चेहरे पर एक जुनून, एक दीवानगी दिखाई दे रही थी।
जिसे प्रदीप जी बखूबी देख पा रहे थे। अपने बेटे का गौरी के लिए ऐसा जुनून देख प्रदीप जी खुश भी थे और उन्हें डर भी लग रहा था कि पता नहीं शिवांश का यह जुनून आगे चलकर क्या रंग लाएगा। पर जो भी हो, शिवांश गौरी को खुद से अलग तो कभी नहीं होने देगा। शिवांश फिर बोला, बाबा साहब, अपनी बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। अब हम उन्हें यहाँ नहीं रखेंगे, उन्हें महल लेकर जाएंगे जो उनका असली घर है। यहाँ रहना उनका हक है। यह बोल उसने प्रदीप जी को कहा। कुछ देर दोनों बाप बेटे बातें करते रहे, फिर प्रदीप जी वहां से चले गए। आज की रात वो और अंजना जी यहीं रुकने वाले थे, इसलिए प्रदीप जी आराम करने अपने रूम में चले गए। प्रदीप जी के जाने के बाद शिवांश ने आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने गौरी का मासूम सा चेहरा आ गया। उसे याद कर वो सच्ची शिद्दत से बोला, बस कुछ दिन हमारी जान, फिर आपको सारे हक मिलेंगे जिन पर सिर्फ आपका हक है। हम आपको पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ आपको ससुराल, आपके महल लेकर चलेंगे जो आपके पति का घर है, यानी कि हमारा। यहाँ की आप रानी हैं और हम अपनी रानी साहिबा को अपने महल लेके जाएंगे। यह बोल वो चुप कर गया। कुछ देर वो वहां खड़ा होकर फिर वो भी स्टडी रूम में निकल गया। अपने रूम में आ गया। रूम में आकर उसने इधर उधर देखा पर गौरी अभी तक रूम में नहीं आई थी। यह देख उसे गुस्सा आने लगा और साथ ही बेचैनी भी होने लगी। उसे नहीं पता था कि उसकी मिस्री उससे किस बात पर नाराज है जिस वजह से वो उसे नजरें भी नहीं मिला रही। और अभी इतना टाइम हो गया पर वो अभी तक भी रूम में उसके पास नहीं आई। वहीं नीचे गौरी ने प्रदीप जी और अंजना जी के रूम में दूध गर्म कर पहुंचाया। वो जानबूझकर लेट कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवांश के सामने जाने की, पर अब उसे रूम में जाना ही था। उसका दिल धक धक कर रहा था, सांसें तेज से चल रही थी, पर उसने खुद को शांत किया और दूध का गिलास लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो रूम में आई तो पूरे रूम में अंधेरा था। उसे लगा शायद शिवांश सो गया। यह सोच उसका चेहरा उतर गया, पर इस बात की खुशी थी कि अब उसे अपने पति को फेस नहीं करना पड़ेगा। उसने दूध का गिलास टेबल पर रखा और दरवाजा बंद कर जैसे ही पीछे घूमी, किसी ने उसे कमर से पकड़ दरवाजे पर लगा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। अचानक ऐसा होने से गौरी घबरा गई, पर फिर सामने वाला का एहसास होते ही वो शांत हो गई। तभी उसके कानों में शिवांश की ठंडी और गहरी आवाज पड़ी, आप हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं और अब तक कहाँ थी आप? उसकी बात सुनकर गौरी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए, जो शिवांश की करीबी से बढ़ चुकी थी, बोली, हम कहाँ इग्नोर कर रहे हैं, हम तो बस माँ सा के पास बैठे थे। शिवांश उसके और करीब आते हुए बोला, तो जब से हम आए हैं तब से हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही थी? आपको पता है आपकी नजर के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे हम, पर आप हैं कि हमसे दूरी बना रही हैं। शिवांश की बात सुनकर गौरी को बुरा लगा। सच ही तो था, वो अपनी शर्म के चलते अपने पति को इग्नोर कर रही थी। उसे चुप देख शिवांश उससे दूर हुआ और उसे देखते हुए बोला, क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या हमने आपको ठेस पहुंचाई है? हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, हमें माफ कर दीजिए, पर प्लीज ऐसे हमसे दूरी ना बनाएं, यह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से उसके पास आई और उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए बेचैनी से बोली, ऐसा नहीं है जी, आपने कोई गलती नहीं की है, प्लीज आप माफी मत मांगिए। शिवांश, तो फिर क्यों आप हमसे नजरें चुरा रही हैं? जब से हम आए हैं आपने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। आपकी बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। गौरी, नहीं जी, हम कोई बेरुखी नहीं दिखा रहे, आप तो हमारी जान हैं, हमारा सब कुछ है, आपसे मुंह मोड़कर हम कहाँ जाएंगे? शिवांश, फिर क्यों हमारी तरफ नहीं देख रही थी? उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें झुकाई और धीरे से बोली। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी नजरें झुकाई और धीरे से बोली, हमारी बस हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे नजरें मिलाने की। कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, हम अभी भी उन पलों को भूल नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत शर्म आ रही थी आपसे, इसलिए
हम बस आपकी तरफ देख नहीं रहे थे। उसकी बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने गौरी के चेहरे को अपने हाथे में भरा और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, हमारे लिए भी वो पल, वो एहसास बिल्कुल नए थे और सबसे खूबसूरत थे। हमने आज तक इतना सुकून कभी महसूस नहीं किया अपनी जिंदगी में जितना उस वक्त आपकी बाहों में था। और सच कहें तो फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं आपके साथ, उस सुकून को, उस सुख को हासिल करना चाहते हैं जो सिर्फ आपकी बाहों में आने के बाद ही हमें मिला है। क्या आपकी इजाजत है? क्या हम फिर से उन लम्हों को आपके साथ जी सकते हैं? क्या हम फिर से आपको महसूस कर सकते हैं? बोलिए ना हमारी जान। शिवांश की बात सुनकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा शिवांश के सीने में छुपा लिया और धीरे से बोली, आपको हक है, इसलिए आपको कभी भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। गौरी की बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया। उसने गौरी को खुद से अलग किया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले आया। उसने गौरी को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। देखते ही देखते दोनों के कपड़े उनके जिस्म से अलग हो गए और दोनों एक बार फिर अपने प्यार के सफर पर निकल पड़े। पर आज हुकुम सा थोड़ा ज्यादा जोश पे थे। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था, पर वो फिर भी बिना रुके अपनी बीवी को प्यार किए जा रहे थे। गौरी की सिसकियां और उसके पायलों का शोर उसके पति के प्यार की हद तो दर्शा रहा था। गौरी की हिम्मत अब जवाब दे गई थी, पर फिर भी वो अपने पति को रोक नहीं रही थी, पर उससे सहन नहीं हुआ, इसलिए वो शिवांश को खुद से दूर करते हुए बोली, बस जी, अब और नहीं। उसकी बात सुनकर शिवांश ने उसके चेहरे की तरफ देखा जो थकान से पीला पड़ गया था। शिवांश ने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, हमारी जान, बस 5 मिनट, या बोल। शिवांश फिर गौरी को प्यार करने लगा, पर अब उसकी स्पीड पहले से भी तेज थी, जिस वजह से गौरी की सिसकियों की आवाज भी बढ़ गई थी। लगभग 10 मिनट बाद शिवांश रुका और गौरी के ऊपर ही गिर पड़ा। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी। शिवांश ने अपना चेहरा उठाकर अपनी बीवी की तरफ देखा। पसीना से भीगी हुई तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश उसके ऊपर से उठकर उसके साथ लेट गया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उस पास रखी अपनी शर्ट से गौरी के चेहरे पर से पसीने को साफ किया और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोला, हमें मिल कीजिए। हमें पता है हमने आज आपको तकलीफ दी है, पर हम क्या करें, आपके पास आने के बाद हम खुद को रोक नहीं पाते। गौरी ने अपनी अध खुली आंखों में उसकी तरफ देखी और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं, आप माफी मत मांगिए। शिवांश ने उसके माथे को शिद्दत से चूमा और उस बालों को सहलाते हुए बोला, आप सो जाइए, हम यही हैं आपके पास। यह बोल उसने गौरी को खुद के और भी करीब कर लिया। धीरे धीरे अपने बदन का भार गौरी के बदन पर डालने लगा और उसके बदन को दबाने लगा, जिससे गौरी को अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में वो सुकून से सो गई। कुछ देर बाद शिवांश उसके जिस्म को दबाता रहा, फिर वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह शिवांश की आंख खुली तो नजरें सीधा अपने सीने से लगकर सोई हुई अपनी प्यारी सी बीवी पर जा टिकी, जो सुकून से उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो रही थी। उसके बदन पर एक पतली सी चादर के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ पल अपनी बीवी को निहारने के बाद शिवांश ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसके होठों को छू लिया और उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद बाथरूम में चला गया। 10 मिनट बाद ही वो फ्रेश हो रूम में आया और एक नज़र अपनी बीवी को देख रूम से निकल जिम रूम में चला गया। वहीं उसके जाने के आधे घंटे बाद गौरी की आंखें खुली। उसने अपने बगल में देखा, उसका पति वहां नहीं था। वो उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। बदन पूरा दर्द कर रहा था, पर उसने अपने दर्द को इग्नोर किया और गर्म पानी से शावर लिया, जिससे उसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर वो जल्दी से तैयार हुई और अपना बैग पैक कर नीचे चली गई। वो खुश थी क्योंकि उसके बाबा सा और भाई सा आने वाले थे और वो अपने घर जाने वाली थी, पर पति से दूर जाने का दुख भी हो रहा था।
पर उसे पता था कि उसके पति को 2 दिन के लिए महल जाकर रहना होगा, इसलिए वो 2 दिन तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती। यह सोच उसे बुरा भी लग रहा था, पर उसने अपने ख्यालों को झटका और किचन में चली गई। यहाँ उसकी सासू माँ पहले से मौजूद थी और सर्वेंट्स को क्या बनाना है उसके इंस्ट्रक्शन दे रही थी। गौरी ने जाकर अपनी सासू माँ के पाँव छुए। प्रणाम मासा। अंजना जी ने भी खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भवा। अपनी सास का आशीर्वाद पाकर गौरी खुश हो गई और उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, मासा आप क्यों यह सब कर रही हैं? हम हैं ना, हम करते हैं। आप जाकर हॉल में बैठिए, हम अभी आपके लिए चाय लेकर आते हैं। उसकी बात सुनकर अंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, बिंदनी हम कौन सा कुछ काम कर रहे हैं, हम तो बस सर्वेंट्स को समझा रहे थे कि आज नाश्ते में क्या क्या बनना है। वो क्या है ना, आज ब्याई जी और साकेत आ रहे हैं ना, इसलिए। अंजना जी की बात सुनकर गौरी खुश हो गई। उसे भी अपने पापा और भाई साहब से मिलने की खुशी थी। उसने अंजना जी को बाहर हॉल में भेज दिया और खुद बिमला ताई और सर्वेंट के साथ मिलकर चाय नाश्ता बनाने लगी। 2 घंटे की कसरत के बाद शिवांश अपने रूम में आया, पर उसे गौरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसे पता था कि उसकी बीवी नीचे होगी, पर फिर भी उसे बहुत बेचैनी सी होने लगी। वो बेचैनी और तलब से बोला, इतनी जल्दी क्या थी नीचे जाने की? आपको, हमें पता है आप ठीक नहीं हैं, तकलीफ में हैं और यह तकलीफ हमारी दी हुई ही है। अपने सुख, अपनी डिजायर में हम यह भूल गए कि हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। कल दूसरी बार ही तो हम आपके करीब आए हैं, जिससे अभी भी आपको तकलीफ हो रही होगी, पर हम क्या करें, हम खुद को रोक नहीं पाते। जब भी आपके करीब आते हैं हमारा खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे गया। हॉल में ही प्रदीप जी और अंजना जी बैठे हुए थे। शिवांश ने उनके पाँव छुए और उनके पास ही बैठ गया। वो अपनी तिरछी नजरों से इधर उधर देख रहा था। उसे अपनी बीवी को देखना था, यह जानना था कि वो ठीक है या नहीं, पर मर्यादा की वजह से किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था कि उसकी बेबी कहाँ है। मन मारकर वो ऐसे ही बैठा रहा और प्रदीप जी से बातें करता रहा। तभी उसके कानों में अपनी बीवी की पायल की हसीन ध्वनि सुनाई दी। शिवांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसकी बीवी उनके करीब आई और धीरे से मगर अपनी मीठी सी आवाज में बोली, मासा नाश्ता लग गया है। अपनी बीवी की मिस्री जैसी आवाज सुनकर शिवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे किसी के देखने से पहले ही उसने छुपा लिया। अब उससे सहन नहीं हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी बीवी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। पीले रंग की साड़ी में बिल्कुल कोई खिला हुआ फूल लग रही थी। अपनी बीवी को देख शिवांश मदहोश होने लगा। आंखों और चेहरे पर एक जुनून, एक दीवानगी छाने लगी। वो अपनी मर्यादा भूल उठकर अपनी बीवी की तरफ बढ़ने को हुआ। उससे पहले ही प्रदीप जी की आवाज सुनकर वो होश में आया, जो गौरी से बोल रहे थे, बहू आपके बाबा सा और भाई सा भी बस पहुंच ही रहे हैं, फिर साथ में एक साथ ही नाश्ता करते हैं। गौरी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वहीं उसके पास ही खड़ी हो गई। शिवांश भी अपने बाबा सा से बात करने लगा। वहीं गौरी ने चोर नजरों से अपने पति की तरफ देखा, जो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में हद से ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। अपने पति को देख गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो एकटक अपने पति की तरफ देखने लगी, जो और सबसे अलग था। उसकी बात करने का तरीका, बैठने का तरीका और राव साथ चलना उसे सबसे अलग बनाता था। शिवांश को अपने ऊपर किसी की तपिश भरी नजरें महसूस हुई तो उसने धीरे से नजरें घुमाकर अपनी बीवी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली तो दोनों के बदन सिहर गए। मन में हजारों एहसास जागने लगे। दोनों एक दूसरे के पास जाने के लिए बेचैन और बेताब होने लगे। शिवांश अपनी बीवी से पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, पर अपने माँ बाबा की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी उन सबके कानों में अनुभव जी की आवाज पड़ी, जो साकेत के साथ वहां आ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर शिवांश और गौरी ने
एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ली, उनकी तरफ देखने लगे। अपने बावासा और भाईसा को देखकर गौरी खुश हो गई। अनुभव जी और साकेत जी उनके पास आए। अनुभव जी हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार। प्रदीप जी और अंजना जी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कहा। साकेत ने अंजना जी और प्रदीप जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। फिर शिवांश और गौरी भी आगे आए। उन्होंने अनुभव जी के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। शिवांश उनके पांव छूते हुए बोला, कैसे हैं पापा आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? अनुभव जी, जी जमाई साहब हम बिल्कुल ठीक है। शिवांश ने साकेत से हाथ मिलाया। वहीं गौरी ने साकेत के पांव छुए तो उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला। साकेत बोला, कैसी है मेरी लाडो? हम ठीक हैं भाई साहब, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? साकेत, आपके सामने है, देख लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास। अपने भाई की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देख तो हमारे हुकुम साहब अपनी मिस्री के और भी दीवाने हो गए। फिर गौरी वहां से किचन में चली गई और बाकी सब बैठकर बातें करने लगे। पर शिवांश का ध्यान किचन की तरफ ही था। उसे अपनी बीवी से बात करनी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने मायके चली जाएगी, पर हुकुम साहब को मौका नहीं मिल पा रहा था। कुछ ही पल में गौरी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसने सबको चाय नाश्ता दिया और खुद साइड में खड़ी हो गई। शिवांश सबके साथ बातें करते हुए तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। बातें करते करते सब नाश्ता कर रहे थे। तभी प्रताप जी गौरी की तरफ देखकर बोले, बेटा आप भी हम सबके साथ नाश्ता कर लीजिए, फिर आपको भी व्याई जी और साकेत के साथ जाना होगा। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहीं उन सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके जाने की बात सुनकर शिवांश बेचैन होने लगा। अब उससे नाश्ता भी नहीं किया जा रहा था, पर फिर भी बिना किसी भाव के बैठा अपने ससुर और साले साहब से बातें करते हुए नाश्ता करता है। सबका नाश्ता होने के बाद गौरी ने सब बर्तन वगैरह किचन में रखे। तभी अंजना जी उसे देखकर बोली, बिंदनी जाइए बेटा, तैयार हो जाइए, फिर आपको जाना भी है। गौरी हाँ में गर्दन हिलाकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। शिवांश भी उसके पीछे जाना चाहता है, पर सब लोग को बैठे देख वहीं बैठा रहता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो इम्पोर्टेंट कॉल बोलकर वहां से उठकर चला जाता है। बात करते करते वो ऊपर अपने रूम में आ जाता है। सामने का नजारा देख वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम चुका था। वो यह भी भूल चुका था कि वो फोन पर बात कर रहा है। फोन की दूसरी तरफ का इंसान हेलो हेलो कहता रहा जाता है। शिवांश बिना उसकी बात सुने फोन कॉल कट कर देता है और अपने कदम अपनी बीवी की तरफ बढ़ा देता है, जो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। लाल और हरे रंग की राजस्थानी पोशाक के साथ पूरा सुहागनों वाला मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। शिवांश पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। शिवांश के ऐसे पकड़ने से गौरी सिहर जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो एक नजर आईने में से अपने पति को देख अपनी नजरें झुका लेती है। शिवांश एकटक उसे आईने में से उसे देखते हुए बोलता है, जाना जरूरी है क्या जान? प्लीज मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। शिवांश की बात सुनकर गौरी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रस्म है जी, इसलिए मना नहीं कर सकते। वैसे भी सिर्फ 2 दिन की बात है। दादी साहब के जन्मदिन के बाद आप हमें जब लेने आएंगे हम आपके साथ आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है, हमें पता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। घर की बहू होने के बावजूद आप घर के फंक्शन में शामिल नहीं हो रही। सच मानिए हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम आपको पूरे मान सम्मान के साथ घर लेकर जाएंगे। उसकी बात सुनकर गौरी उसे देखते हुए बोली, जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी बीवी की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर शिवांश को
उस पर बहुत प्यार आया। उसने शिद्दत से उसके माथे को चूमा और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए प्यार से बोला, वहां जाकर अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रेस्ट कर लीजिएगा। हमें पता है आप ठीक नहीं हैं। हमने रात आपको ज्यादा ही परेशान कर दिया था, इसलिए अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। हम रात को आपको फोन करेंगे और बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। यह बोल उसने फिर उसका माथा चूम लिया। गौरी ने भी उसे अपना ख्याल रखने का बोला और फिर दोनों बैग लेकर नीचे सबके सामने आ गए। शिवांश ने गौरी का बैग सर्वेंट को दे दिया और उसे साकेत की गाड़ी में रखने को बोल दिया। गौरी ने अपने सास ससुर के पांव छुए, दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। शिवांश ने भी अनुभव जी के पांव छुए और साकेत को गले मिला। फिर सब लोग बाहर आ गए। शिवांश ने गौरी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप अंदर बैठ गई। साकेत ने सबको नमस्ते कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अनुभव जी भी हाथ जोड़ सबको नमस्ते बोल उसके साथ वाली सीट पर बैठ गए। शिवांश और गौरी की नजरें एक दूसरे पर ही थी। दोनों की नजरें में एक दूसरे से दूर जाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, पर दोनों ही मजबूर थे। साकेत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते उसकी गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकल गई। शिवांश ने गहरी सांस ली और अपने बाबा सा और मासा को देखकर बोला, बाबा सा हम ऑफिस जा रहे हैं, शाम को सीधे महल आ जाएंगे। प्रदीप जी ने हामी गर्दन हिलाई तो शिवांश दोनों के पांव छूकर अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। वैसे भी बीवी के बिना वो घर पर रहकर क्या करता। प्रदीप जी और रंजना जी भी सूर्यवंशी महल के लिए निकल गए। लगभग 1 घंटे बाद गौरी अपने मायके पहुंची। वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर निकली और अंदर की तरफ चली गई। उसे यूं भागते हुए देख अनुभव जी और साकेत जी मुस्कुरा दिए। फिर वो भी गाड़ी से बाहर निकल अंदर की तरफ बढ़ गए। गौरी अंदर आई और उसने इधर उधर पर उसे कहीं भी अपनी मासा दिखाई नहीं दी, इसलिए वो उन्हें आवाज लगाते हुए बोली, मासा देखिए हम आ गए। गौरी की आवाज सुनकर सुनीता जी जो किचन में थी वो जल्दी से बाहर आ गई। गौरी ने उन्हें देखा तो वो जल्दी से भागकर उनके सीने से लग गई। सुनीता जी ने भी उसे अपने आंचल में समेट लिया। इतने दिनों बाद अपनी बेटी को देख वो भावुक हो गई थी। गौरी उनके गले लगे हुए बोली, हमने आपको बहुत याद किया मासा। हमने भी हमारी लाडो को बहुत याद किया। सुनीता जी ने भी उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसका माथा चूम लिया। तब तक अनुभव जी और साकेत भी अंदर आ चुके थे। फिर सब लोग हॉल में बैठ गए और बातें करने लगे। सुनीता जी ने गौरी की तरफ देखा और बोली, और बेटा जमाई साहब कैसे हैं? बियाई जी और बयान जी वो सब ठीक हैं? गौरी ने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और बोली, हाँ माँ सब ठीक। मासा और बाबा साहब भी बिल्कुल ठीक हैं। 2 दिन बाद दादी शाह का जन्मदिन है तो उसकी वजह से महल में प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसी तैयारी कर रहे हैं सब। उसकी बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुरा दी, पर प्रोग्राम की बात सुनकर उन्हें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बेटी के ससुराल में प्रोग्राम है और वो उसमें जा नहीं सकती, यह सोच वो मन ही मन दुखी होने लगी, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। कुछ देर सब बैठकर बातें करते रहे। फिर सबने मिलकर चाय पी और नाश्ता किया। सब कुछ गौरी की पसंद का बना था, जिसे देख वो खुश हो गई। इतने दिनों बाद अपनी माँ के हाथों से बना खाना देखकर उसके बाद साकेत अपनी हॉस्पिटल के लिए निकल गया, क्योंकि उसकी बहुत जरूरी सर्जरी थी। अनुभव जी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आज का दिन दोनों माँ बेटी ने बातें करने में ही बिता दिया। शाम को अनुभव जी तो घर आ गए, पर साकेत को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। तीनों ने मिलकर डिनर किया और फिर बैठकर बातें करने लगे। फिर अनुभव जी और सुनीता जी अपने रूम में चले गए। गौरी भी अपने रूम में चली गई। पूरा दिन तो माँ के साथ बातों में निकल गया, पर अब रूम में आकर उसे शिवांश की याद आ रही थी। पिछले 1 हफ्ते से उसे शिवांश की बाहों में सोने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए अब उसे नींद नहीं आ रही थी। पति की याद आ रही थी। शिवांश महल में सबके साथ होगा, इसलिए वो फोन भी नहीं कर रही थी। तभी उसने टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। यह देख वो खुद से बोली,
अब तक वो फ्री हो गए होंगे, क्या हम उन्हें फोन करें? पर अगर वो बिजी हुए तो कहीं हम उन्हें डिस्टर्ब ना कर दें। तो क्या हम पत्नी हैं उनकी, हम उन्हें फोन तो कर ही सकते हैं। वैसे भी सुबह से हम यहाँ आए हैं, उन्होंने एक फोन तक नहीं किया, हमें यह भी नहीं पूछा कि हम अच्छे से पहुंचे या नहीं। यह बोल उसने मुंह बना लिया। फिर थोड़ी देर सोचते हुए उसने आखिर में शिवांश को फोन मिला ही दिया। सूर्यवंशी महल सब लोग डिनर कर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अंजना जी नौकरों को सब समझा रही थी कि कल डेकोरेशन कैसी करनी है। वहीं माधुरी जी अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी और महिमा शिवांश को देखने में बिजी थी, जो अपने बाबा से बिजनेस की कुछ बातें कर रहे थे। उसे खुद पर महिमा की घूरती नजरें महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी पत्नी के अलावा उसे खुद पर किसी और की नजरें बर्दाश्त नहीं थी, पर फिर भी वो खुद को शांत किए बैठा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, पर चेहरा भावहीन ही रहा। उसने अपने बाबा की तरफ देखा और बोला। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवांश सबको गुड नाइट बोल अपने रूम की तरफ चला गया। हम अपने रूम में जा रहे हैं बाबा साहब। वहीं दूसरी तरफ गौरी बेसब्री से अपने पति के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, पर पूरी रिंग जाने के बाद भी शिवांश ने उसका फोन नहीं उठाया। गौरी ने उदासी भरी नजरों से फोन की तरफ देखा जो कट चुका था। यह दुख वो उदास हो गई। वहीं शिवांश जब तक अपने रूम में पहुंचा तब तक फोन कट चुका था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और गौरी के नंबर पर बैक कॉल कर दिया। गौरी जो उदास सी बैठी अपने फोन को देख रही थी, शिवांश का कॉल देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से फोन उठाकर अपने कान को लगा लिया और बोली हेलो। तभी आगे से शिवांश की आवाज आई, तो हमारी जान को हमारी याद आ ही गई। उसकी बात सुनकर गौरी शर्मा गई पर कुछ बोली नहीं। तभी शिवांश फिर बोला, कैसी हैं आप, और दिन भर फोन क्यों नहीं किया हमें? एक दिन में जाते ही हमें भूल गए। उसकी बात सुनकर गौरी जल्दी से जवाब देते हुए बोली, नहीं जी ऐसा नहीं है, वो पूरा दिन माँ के साथ बैठे रहे इसलिए टाइम नहीं मिला। हम बसे माँ ठीक हैं? जी माँ बिल्कुल ठीक है। और आप? जी हम भी ठीक हैं। पक्का कोई तकलीफ तो नहीं? देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकती हैं, हम हैं आपके लिए। नहीं जी हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें हमारी जान ठीक ही चाहिए। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी और बोली, आपने खाना खा लिया? जी हमने खाना खा लिया। और आपने? जी हमने भी खा लिया। खाना खाकर ही ऊपर रूम में आए थे हम दोनों। कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। तभी कुछ देर बाद शिवांश बोला, अच्छा अब सो जाइए, रात काफी हो गई है। उसकी बात सुनकर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देख शिवांश बोला, क्या हुआ? गौरी, जी कुछ नहीं, गौरी ने धीरे से कहा। तो शिवांश बोला, क्या हुआ है हमारी मिस्री को? अभी तो इतने अच्छे से बात कर रही थी। नहीं जी कुछ नहीं, बस वो, यह बोल गौरी चुप कर गई। तभी शिवांश बोला, बस वो क्या हमारी जान, आगे बोलिए। कुछ नहीं जी, हमें बस नींद नहीं आ रही। दरअसल गौरी को शिवांश की बाहों में सोने की आदत हो गई थी। अब अकेले उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो शिवांश को भी नहीं आ रही थी, उसे भी गौरी को अपनी बाहों में भरकर सोना अच्छा लगता था। गौरी उसका सुकून बन गई थी, पर फिलहाल दोनों ही मजबूर थे गौरी की बात समझ। शिवांश बोला, क्या हमारी जान को हमारी बाहों में सोना है? उसकी बात सुनकर गौरी के गाल लाल हो गए, वो शर्माने लगी। तभी शिवांश बोला, सच कहें तो आपको बाहों में भरे बिना हमें भी नींद नहीं आ रही। मन कर रहा है कि अभी आपके पास आ जाएं और आपको अपनी बाहों में भर ले।
पर क्या करें, इतनी रात को ऐसे अपने ससुराल आ नहीं सकते, वरना सब क्या सोचेंगे। उसकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी। शिवांश भी मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा चलिए, अभी आप बिस्तर पर जाकर लेट जाइए, फोन चालू रहने दीजिए, जब तक आप सो नहीं जाती हम फोन नहीं कट करेंगे। शिवांश की बात मानकर गौरी बेड पर लेट गई और फोन को अपने कान के पास रख लिया। शिवांश भी बेड पर लेट गया। उसने फोन कान पर लगा रखा था और एक टक सीलिंग को देख रहा था। दोनों चुप थे, पर दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद गौरी सो गई। शिवांश ने जब उसकी गहरी और धीमी सांसों को महसूस किया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो भी सो गया, पर उसने फोन चालू ही रहने दिया। यह दोनों प्यार के पंछी तो सो गए थे, पर वही महल के दूसरे रूम में माधुरी जी बैठी अपनी फोन पर किसी से बातें करते हुए कुछ प्लानिंग कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने बात कर फोन कट किया और खुद से बोली, बस कल का दिन, उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। एक बार आपकी शादी महिमा से हो जाए, फिर यह सब कुछ हमारा होगा। और हमें पता है आपको अपने खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी इज्जत के लिए आपको महिमा से शादी करनी ही होगी। यह बोल वो मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान कहीं से भी अच्छी तो नहीं थी। अब पता नहीं यह क्या करने वाली थी। देखना यह था कि शिवांश इनके बुरे मंसूबों से बच पाएगा या नहीं। अगली सुबह गौरी की नींद खुली तो उसे रात की बातें याद आई। उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर देखा तो फोन कट चुका था। यह देख वो थोड़ी उदास हो गई, पर तभी उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ी जो उसके पति ने भेजा था। गौरी ने जल्दी से मैसेज खोला और पढ़ने लगी, जो इस प्रकार था, गुड मॉर्निंग हमारी जान, हमें पता है आप हमें याद कर रही हैं, पर कह नहीं पा रही, पर कोई बात नहीं, बस आज का दिन, कल तो आप हमारे साथ ही होंगी। आज का दिन अच्छे से सबके साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, अभी हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, पर रात को आपसे बात जरूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखना और खाना अच्छे से खा लेना। हमें हमारी मिस्री बिल्कुल सही सलामत चाहिए। आपके हुक्म सा, बाय। मैसेज पढ़कर गौरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने भी शिवांश को गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखकर भेज दिया। फिर जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ गई। यहाँ सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसने अपने माँ और बाबा को आशीर्वाद लिया और अपने भाई के गले लग उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सब बैठकर नाश्ता करने लगे। एक दिन और ऐसे ही निकल गया। गौरी कॉलेज नहीं गई। उसने पूरा दिन अपने घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ बिताया। वहीं शिवांश का पूरा दिन ऑफिस में बीत गया, पर वो बीच बीच में अपनी बीवी को जरूर याद कर लेता, जिससे उसे सुकून भी मिलता है। बीवी के पास जाने की तड़प भी बढ़ जाती, पर वो खुद को कंट्रोल किए अपना काम करता रहा। रात को दोनों ने फोन पर बात की और सो गए, पर शिवांश ने फोन आज फिर चालू ही रहने दिया। अगले दिन सूर्यवंशी महल। आज दादी सा का जन्मदिन था। सबने उन्हें जन्मदिन की मुबारक दी। दादी भी बहुत खुश थी, पर वो चाहती थी कि उनकी पोता बहू भी आज के प्रोग्राम में शामिल हो, पर प्रदीप जी ने उन्हें सब समझा दिया था, जिस वजह से उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और फोन पर गौरी से उनकी बात करवा दी थी, जिससे दादी सा थोड़ी शांत हो गई थी। पूरा महल डेकोरेट हो चुका था, बस थोड़ा बहुत बाकी था, जिसे वर्कर्स कंप्लीट कर रहे थे। वहीं अंजना जी उन्हें कुछ ना कुछ समझा रही थी। तभी उन्हें महल में काम करने वाली एक दासी, जिसका नाम रमा था, उसे देख बोली, रमा जाइए कुंवर शाह को कॉफी देकर आइए, अभी अपने स्टडी रूम में है। अंजना जी की बात सुनकर माधुरी जी, जो वहीं बैठी सब देख रही थी, जल्दी से बोली, कुंवर शाह को कॉफी महिमा दे आएगी, रमा को और भी काम है। वैसे भी दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है, तो आगे चलकर कुंवर शाह के सारे काम इन्हें ही तो करने हैं। अभी से आदत लग जाएगी। फिर महिमा को देख, जाइए महिमा, कुंवर शाह को कॉफी दे आइए। महिमा, जो माधुरी जी के पास उनकी बातें सुनकर खुली आंखों से अपने और शिवांश की शादी के सपने देख रही थी, वो जल्दी से खुश होते हुए बोली,
जी काकी साहब, हम अभी जाते हैं। यह महिमा रमा के साथ किचन की तरफ चली गई। वहीं अंजना जी कुछ कह ही नहीं पाई। प्रदीप जी वहीं कुछ दूरी पर बैठे उन्हें पलके झपका अंजना जी को शांत रहने को कहा तो वो शांत हो गई। वो काफी परेशान थी क्योंकि शिवांश ने साफ साफ महिमा से शादी के लिए मना कर दिया था, पर बुआसा अपनी जीत पर बैठी थी। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि शिवांश के गुस्से को वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन भोलेनाथ से सब सही होने की प्रार्थना कर वापस सर्वेंट्स को काम समझाने लगी। महिमा जल्दी से खुश होते हुए किचन में गई, पर बेचारी को कॉफी बनानी तो आती ही नहीं थी, इसलिए अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने वहां खड़ी रमा को देखा और मन में बोली, हमें कॉफी बनानी नहीं आती तो क्या हुआ, यह नौकर तो है ना, यह किस दिन काम आएंगे। यह बोल उसने सर्वेंट की तरफ देखा और एटीट्यूड से बोली, जल्दी से कुंवर शाह के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना दीजिए। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने काम में लग गई। वही महिमा वहीं खड़ी शिवांश के बारे में सोचने लगी। उसे पानी के सपने देखने लगी, पर उसे यह नहीं पता था कि जिसे पाने की वो सपने देख रही है वो ऑलरेडी किसी का हो चुका है और अब उसके प्यार में पूरी तरह पागल है। सर्वेंट की आवाज से वो होश में आई। उसने देखा सर्वेंट ने कॉफी तैयार कर दी थी। महिमा ने ट्रे उठाई और ऊपर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर शिवांश था। महिमा स्टडी रूम के सामने आकर रुकती है और एक हाथ से ट्रे पकड़कर दूसरे हाथ से अपने बाल सही करती है और फिर दरवाजा नॉक करती है। शिवांश जो अंदर अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था वो अपनी कोल्ड वॉइस में कम इन कहता है तो महिमा चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अंदर आती है। अंदर शिवांश अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा अपना काम कर रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है तो महिमा को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, पर वो कुछ कहता नहीं। महिमा स्टाइल से चलते हुए उसके पास आई और कॉफी का कप उसके सामने रखते हुए बोली, यह आपकी कॉफी वो आंटी ने आपको देने को बोला था। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर अपने काम में लग गया। महिमा वहीं खड़ी उसे एकटक देखने लगी। शिवांश को उसकी नजरें खुद पर महसूस होती है तो वो अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है। मामा जिन नजरों से उसे देख रही थी यह देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी उसकी मिस्री के बिना उसे कोई और देखे। वो थोड़ी सख्त पर धीमी आवाज में बोला, कुछ कहना है आपको। उसकी बात सुनकर महिमा जो उसे एकटक देख रही थी पहले तो थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर फिर नजरें झुकाकर शर्माते हुए बोलती है, वो मुझे आपसे बात करनी थी। उसकी हरकतें देख शिवांश को गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि महिमा अभी फिलहाल सूर्यवंशी महल में मेहमान थी और उन लोगों के लिए मेहमान भगवान का रूप था जिसे वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे। शिवांश उसे अपनी भारी और सख्त आवाज में बोलता है, क्या बात करनी है आपको? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है तो हमें एक दूसरे को जाना और समझना चाहिए। उसके लिए हमें एक दूसरे से बात करनी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही शिवांश उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोला, जाओ यहाँ से। शिवांश की बात सुनकर महिमा बोली, जी मैंने कहा जाओ यहाँ से। शिवांश गुस्से में चिल्लाया जिससे महिमा डर गई और 2 कदम पीछे हो गई, पर फिर भी वो हिम्मत करते हुए बोली, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, हमारी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर शिवांश अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए बोला, मुझे आपकी फालतू की बकवास नहीं सुननी। इससे पहले हमारा गुस्सा हद पार करे, चली जाइए यहाँ से। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर महिमा डर गई और जल्दी से वहां से चली गई। शिवांश अपनी चेयर पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तोड़फोड़ करने का मन कर रहा था। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसने आंखें बंद की और सिर
सीट से टिका लिया। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मिस्री का मासूम चेहरा आ गया, जिसे देख शिवांश का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तड़प और बेचैनी से बोला, हमारी जान। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और वापिस अपने काम में लग गया। ऐसे ही दिन बीत गया। शाम के 7 बजे सूर्यवंशी महल पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन वहां पर मौजूद थे। शिवांश भी वहीं मौजूद था। ब्लैक एस्किडो में वो कमाल का लग रहा था। पार्टी में जितनी भी लड़कियां आई हुई थी, सबकी नजरें उस पर थी। महिमा जो माधुरी जी के साथ वहीं मौजूद थी, वो भी शिवांश को देख रही थी, जो कुछ बिजनेसमैन से घिरा हुआ था। उसका मन था कि वो जाकर शिवांश से बात करे, पर दोपहर के बाद से वो उसके सामने भी नहीं गई थी, क्योंकि शिवांश के गुस्से से उसे डर लग रहा था। तभी माधुरी जी उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर महिमा की आंखों में चमक आ गई। उसने हाँ में सर हिला दिया और एकटक शिवांश को देखते हुए अपने मन में बोली, आपको हमारा होना ही होगा। आपकी पत्नी और हुक्मरानी शाह बनने का हक सिर्फ हमें ही है। कुछ देर बाद एक बड़ा सा केक हॉल के बीचों बीच लाया गया। शिवांश ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर केक के पास आ गया। प्रदीप जी और रंजना जी के साथ साथ महिमा और माधुरी जी भी आ गए। महिमा जानबूझकर शिवांश के बगल में खड़ी हो गई। शिवांश को बहुत गुस्सा आया, पर वो अभी कुछ बोल भी नहीं सकता था। प्रदीप जी ने उसके चेहरे पर गुस्सा देखा तो पलकें झपकाकर उसे शांत रहने के लिए कहा। दादी ने केक कट किया तो सबने तालियां बजाई। फिर शिवांश ने अपनी दादी माँ को केक खिलाया। दादी ने भी उसे केक खिलाया। वैसे तो शिवांश को यह सब खाना पसंद नहीं था, पर वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें मना नहीं किया और थोड़ा सा केक उनके हाथों से खा लिया। प्रदीप जी और रंजना जी ने भी उन्हें केक खिलाया। माधुरी जी ने भी केक खिलाया और फिर महिमा ने भी आगे आकर दादी को केक खिलाया। पर जैसे ही वो केक खिलाकर पीछे हटने को हुई, वो लड़खड़ा गई और गिरने को हुई, पर उसके पीछे खड़े शिवांश ने उसे संभाल लिया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। यह देख शिवांश ने जल्दी से उसे खड़ा किया, पर महिमा फिर लड़खड़ा गई और उसने शिवांश के हाथ को कसकर पकड़ लिया और कराहते हुए बोली, आह हमारा पाँव। उसकी बात सुनकर माधुरी जी जल्दी से आगे आई और चिंता करते हुए बोली, महिमा बेटा क्या हुआ? उनकी बात सुनकर महिमा रोते हुए बोली, काकी सा हमारा पाँव मुड़ गया है, बहुत तेज दर्द हो रहा है काकी सा। उसकी बात सुनकर सब लोग परेशान हो गए। वहीं शिवांश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि यह लड़की उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। तभी माधुरी जी शिवांश को देखकर जल्दी से बोली, कुंवर शाह जल्दी से महिमा को उठाइए और अंदर लेकर चलिए। हमें लगता है इनके पाँव में मोच आ गई है। हम जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। अपनी बुआ सा की बात सुनकर शिवांश हैरान हो गया, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो अपनी बुआ सा को मना करने को हुआ, पर तभी महिमा बहुत जोर से करा उठी, माँ हमारा पाँव। उसकी आवाज सुनकर शिवांश ने कसकर अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। अंजना जी और माधुरी जी भी उसके पास ही चली गई। प्रदीप जी और मयंक मिलकर मेहमान को देखने लगे। शिवांश जल्दी से महिमा को लेकर गेस्ट रूम में आ गया। यहाँ वो रुकी हुई थी और जल्दी से उसे बेड पर बिठाकर बिना उसकी तरफ देखे रूम से बाहर चला गया। अंजना जी और माधुरी जी की हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ कहने की। वो जल्दी से अपने रूम में आया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए इधर उधर चलने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपनी पत्नी अपनी गौरी के अलावा वो खुद किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और आज तो उस लड़की को उसे अपनी बाहों में उठाना पड़ा। यही सोचकर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी पत्नी के अलावा कोई और लड़की उसके करीब आई। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे इसी वक्त गौरी चाहिए थी, क्योंकि एक वही थी जो अब उसकी जिंदगी का सुकून थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और गौरी का नंबर डायल कर दिया। गौरी जो डिनर कर रही अभी अपने रूम में आई थी। फोन की आवाज सुनकर उसने देखा तो पति का फोन देख वो खुश हो गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर कानों को लगाया और बोली,
हेलो। अपनी पत्नी की इतनी प्यारी और मीठी सी आवाज सुनकर शिवांश ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली और सच्ची शिद्दत और लगन से बोला, हमारी जान। अपने पति की शिद्दत भरी आवाज सुनकर गौरी के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, पर होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए वो बोली, जी हमारी जान, हमारी मिश्री, हमें आपके पास आना है, आपकी बाहों में हम पागल हो रहे हैं, हमारे पास आ जाइए हमारी जान, हमें अपनी बाहों में ले लीजिए। अपनी पति की बातें और उसकी परेशानी भरी आवाज सुनकर गौरी भी परेशान हो गई और बोली, जी क्या हुआ, आप ठीक हैं? कुछ हुआ है क्या? बताइए हमें, प्लीज हमारे पास आ जाइए मिश्री, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनी बाहों में भरकर हमें सुकून दे दीजिए। शिवांश की बातें सुनकर गौरी परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को हुआ क्या है, क्योंकि इस समय तो उसे पार्टी में होना चाहिए, फिर वो इस तरह से परेशान क्यों है? यही सोच वो भी परेशान होने लगी, पर फिर खुद को संभाल सच्ची शिद्दत से आंखें बंद किए बोली, सुनिए जी। गौरी की शिद्दत भरी आवाज सुनकर शिवांश शांत होने लगा और वो भी आंखें बंद कर सच्ची शिद्दत से बोला, कहिए हमारी जान। गौरी शांत हो जाइए और बताइए हमें क्या हुआ है, आप इतने बेचैन हैं। गौरी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठी भींच खुद को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, बताइए आपकी तबीयत ठीक है? कल हम आ रहे हैं आपको लेने, सुबह जल्दी आ जाएंगे, तैयार रहिएगा। शिवांश को बात बदलते देख गौरी ने भी कुछ नहीं कहा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, जी हम ठीक हैं और हम तैयार रहेंगे, आप हमें लेने आ जाइएगा। कुछ देर तक दोनों ने बात की, फिर फोन कट कर दिया। शिवांश अपने रूम से निकल स्टडी रूम में चला गया। उसका पार्टी में जाने का मन ही नहीं किया। वैसे भी अब लगभग पार्टी खत्म हो ही गई थी, ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस एक आध लोग बचे थे जो ज्यादा करीबी थे। वही महिमा के रूम में अंजना जी जा चुकी थी, अब बस माधुरी जी और महिमा ही मौजूद थी। महिमा ने माधुरी जी की तरफ देखा और बोली, काकी सा, आपको लगता है कि यह प्लान काम करेगा और कुंवर सा हमसे शादी के लिए हाँ कहेंगे? माधुरी जी ने उसकी तरफ देखा और टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, हमें चाल ही ऐसी चली है कि शिवांश को इस शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, बस कल का इंतजार कीजिए, जब कुंवर सा सबके सामने आपसे शादी के लिए हाँ कहेंगे। माधुरी जी की बात सुनकर महिमा खुश हो गई और बोली, हमें भी बस कल का इंतजार है काकी सा, जब शिवांश सबके सामने हमें अपनी पत्नी और होने वाली हुक्मरानी शाह घोषित करेंगे। अगली सुबह गौरी जल्दी उठ गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति उसे लेने आने वाले थे। रात को ही शिवांश ने उसे बता दिया था कि वो सुबह जल्दी उसे लेने आएगा। वो जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा अभी तक कोई भी उठा नहीं था, इसलिए वो सीधे किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में सुनीता जी भी आ गई। जैसे ही उन्होंने गौरी को किचन में देखा, बोली, लाडो आप यहाँ, आप किचन में क्या कर रही हैं? गौरी ने अपनी माँ की तरफ देखा और पहले उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया और फिर बोली, कुछ नहीं माँ, बस जल्दी उठ गए थे तो सोचा आज अपने हाथ से सबके लिए नाश्ता बनाएं। बस हो ही गया है, आप पापा और भाई साहब को बुला लीजिए। सुनीता जी उसके पास आई और बोली, साकेत तो हॉस्पिटल गए हैं, रात को एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए उसे जाना पड़ा, और तुम्हारे पापा कुछ सामान लाने अभी बाहर गए, आते ही होंगे। फिर दोनों ने बातें करते करते नाश्ता तैयार किया। जब तक अनुभव जी भी आ गए, गौरी ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और अपने मम्मी पापा को सर्व किया, फिर खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगी। पर इस पूरे समय में उसकी नजरें बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अनुभव जी और सुनीता जी
समझ रहे थे पर उन्हें कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी महल। शिवांश जल्दी उठा और फ्रेश होकर जिम में चला गया। 1.5 घंटा जिम में पसीना बहाने के बाद वो अपने रूम में आया और कपड़े लेकर शावर लेने चला गया। कुछ देर बाद वो बिल्कुल रेडी था। व्हाइट शर्ट और ब्लू फॉर्मल पैंट, शर्ट की बाजू कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और दूसरे हाथ में कड़ा जिस पर महाकाल लिखा हुआ था। बालों को जेल लगाकर अच्छे से सेट किया था। बहुत ही दिलकश लग रहा था। कोई लड़की उसे ऐसे देखे तो बेहोश ही हो जाए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।